गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ जो आज हम लेक्चर ले रहे हैं, लेक्चर नंबर 10 जो है वो हम पढ़ेंगे, जो मैंने आपको फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 9th लेक्चर में समझाया था। उसके आगे डिटेल्ड फॉर्म की क्या होगा इस चैप्टर में और क्या है, वो सारे टॉपिक्स सब हम कवर करेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम जो पढ़ेंगे वो है फ्यूजन, मीन्स फर्टिलाइजेशन। हमने क्या पढ़ा था, मैं आपको एक छोटा सा फ्लो चार्ट समझा रही हूँ जिससे आप पूरी थ्योरी कवर कर लेंगे। सबसे पहले क्या था, टेस्टिस था। क्या था बच्चों, टेस्टिस। टेस्टिस में क्या प्रोड्यूस हुए थे, स्पर्म्स। टेस्टिस में स्पर्म्स प्रोड्यूस होके कहाँ जा रहे थे, स्पर्म डक्ट में या वास डिफेंस में। स्पर्म डक्ट से किस में गए थे, यूरिथ्रा एंड पेनिस, जहां पर रिलीज हुआ था सेमेन। पेनिस की हेल्प से स्पर्म किस में एंटर कराए जाते हैं, फीमेल पार्ट वेजाइना में या वेजिना में। वेजिना से जाते हैं ये यूटेरस से होते हुए, यूटेरस से जाते हैं ये ओविडक्ट में या फेलोपियन ट्यूब में, और फेलोपियन ट्यूब में उसी टाइम ओवरी से रिलीज हो जाते हैं एग, वो भी ओविडक्ट में आते हैं, और टेस्टिस से जो स्पर्म्स आ रहे हैं वो भी ओविडक्ट में आ गए। अब आए स्पर्म्स और ये एग है, और ये मिलियन नंबर्स में क्या है, स्पर्म्स आ रहे हैं इसको फर्टिलाइज करने के लिए। तो जो फ्यूजन हो रहा है मेल एंड फीमेल गैमेट का, वो कहाँ हो रहा है, ओविडक्ट मींस फेलोपियन ट्यूब में। स्पर्म्स में क्या होता है, जो इसका हेड होता है स्पर्म का उसे एक्रोसोम कहते हैं, जिसमें कुछ एंजाइम्स फिल हुए हुए होते हैं। क्या फिल हुए हुए होते हैं, एंजाइम्स। इन एंजाइम्स का काम क्या है, ये एग की आउटर कवरिंग या फॉलिकल, एग फॉलिकल जो होती है उसको बर्स्ट कर देते हैं, तोड़ देते हैं। जो भी स्पर्म, मिलियन नंबर्स में जो स्पर्म बहुत सारे नंबर्स में आते हैं, जो सबसे ज्यादा पावरफुल स्पर्म आएगा जिसका एक्रोसोम बहुत जल्दी से रिएक्ट कर जाएगा, उसके एंजाइम से बर्स्ट करेंगे, स्पर्म अंदर एंटर हो गया और शेल वापस से कवर हो जाती है, ताकि और अदर जो स्पर्म्स हैं वो उसमें एंटर ना हो पाए फ्यूजन के लिए। तो ये फर्टिलाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब अगर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया तो डेवलपमेंट कैसे होगा। अब लेते हैं हम डेवलपमेंट, टेस्टिस से आने वाले स्पर्म्स और ओवरी से आने वाले एग्स का फर्टिलाइजेशन हुआ ओविडक्ट में, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए। नेक्स्ट हम लेते हैं कि डेवलप कैसे होंगे, अब बेबी सेल कैसे बनती है। डेवलपमेंट लेते हैं, एग और स्पर्म फ्यूज हो रहे हैं, एग सेल को भी एन से डिनोट करेंगे और स्पर्म्स को भी एन से। इन दोनों का हो गया फ्यूजन। क्या हो गया बच्चों, फ्यूजन। कहाँ हो रहा है ये सारा प्रोसेस, ओविडक्ट में, फेलोपियन ट्यूब में। तो जब ये फ्यूजन हो गया तो इसे बनता है 2n सेल। क्या बन जाती है, जैसे ये एक n है, ये दूसरा n है, दोनों फ्यूज होके बना लेंगे 2n सेल। 2n सेल जो बनती है उसे कहा जाता है जायगोट। क्या कहते हैं, जायगोट। तो सबसे पहली सेल जो बनी फ्यूजन के थ्रू से क्या कहा जाता है, जायगोट कहा जाता है। जायगोट धीरे धीरे क्या शो करते हैं, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन हो रहा है, 4 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, फिर 16 हो जाएंगे। ये 2 थे, 4 थे, 8 हैं, ये 16 हो गए। तो इसका मतलब यहाँ बनते हैं ब्लास्टूला और मोरूला। सेल्स के ग्रुप बनने स्टार्ट होते हैं डिवाइडिंग सेल्स के, तो सेल्स रेगुलरली डिवाइड हो रही हैं।
अब जो जाइगोट है ये कुछ ब्लास्टुलास और मोलुलास बनाने के बाद यानी कि सेल डेवलपमेंट के बाद में किसको ड्रॉप कर देता है, ओविडक्ट से निकल जाता है। अब ओविडक्ट से जाएगा तो कहाँ जाएगा, ये जाता है यूट्रस में, किसमें, यूट्रस में, यानी वॉर्म में आ गया, ये गर्भ में आ जाता है। और यूट्रस में आने के बाद में यानी कि जब वो गर्भ में आ चुका है तो क्या होगा, यूट्रस में आने के बाद में होता है प्लेसेंटेशन यानी कि इम्प्लांटेशन। यूट्रस में ये, अब मैं आपको एक बार डायग्राम से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस तरीके से हुआ। ये मान लीजिए फ्लोपियन ट्यूब है, यहाँ एक सेल है 2n सेल, ये रेगुलरली इसके अंदर डेवलप हो रही है और यहाँ पे 16 सेल्स का जो बंच बना वो यहाँ यूट्रस में आ गया। यूट्रस में आने के बाद में क्या होगा, एक कॉर्ड बनेगी या एक ट्यूब बनेगी, इसका बेबी सेल जो आ रही है, जो बंच आ रहा है, इसका यूट्रस में सेट हो जाना इम्प्लांटेशन कहलाता है। इम्प्लांटेशन कहलाता है। तो इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है, वो बंच ऑफ सेल का डेवलपमेंट के लिए यूट्रस में सेट हो जाना या इम्प्लांट हो जाना विद द हेल्प ऑफ अ कॉर्ड, इम्प्लांटेशन कहलाएगा। और जो एक कॉर्ड बनती है, ये बनती है मम्मा नेविल से लेकर के बेबी के नेविल तक, नेविल टू नेविल यानी नाभि से नाभि जुड़ जाती है। आपने अगर किसी छोटे बेबी को देखा हो कभी बर्थ लेने के कुछ 6 से 7 दिन के अंदर अंदर, तो उनकी नाभि के ऊपर एक ब्लैक कलर की, जिसे आप नाल कहते हैं, सुना होगा ना नाल के बारे में, कि बेबी की टमी पे एक नाल होती है। वो क्या होता है, वो बेबी उस नाल के थ्रू अपनी मम्मा से क्या होता है, अटैच्ड होता है। तो मम्मा जो भी खाना खाती है वो फीड करवाती है उस बेबी को। कहते हैं ना इस टाइम पे ये अच्छा खिलाओ, ये अच्छा खिलाओ, वो इसीलिए कहा जाता है बिकॉज उसका कुछ नरिशमेंट जो है वो उस बेबी को भी मिल रहा होता है डेवलपमेंट के लिए। तो जो डक्ट है या वो ट्यूब है या वो कॉर्ड है जिसके थ्रू वो बेबी अटैच्ड हुआ हुआ है नेवल टू नेवल, उसे कहा जाता है प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा एक कॉर्ड है जिसका कनेक्शन होता है नेवल टू नेवल और काम क्या करती है, नरिश करने का। किस काम में आती है, नरिशमेंट के। आया ये समझ में। अब क्या हो रहा है इम्प्लांटेशन के बाद में, ये सेल का जो बंच है ये रेगुलरली डिफरेंशिएशन स्टार्ट करता है, डिवीजन के साथ साथ ही डिफरेंशिएट होना स्टार्ट होता है, यानी इनके फंक्शंस डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे ये किस में चेंज हो जाता है, एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो एक डेवलप्ड पार्ट होता है, डेवलप्ड पार्ट है, बट इसमें फीचर्स शो नहीं होते पूरे, इसमें प्रॉपरली फीचर्स शो नहीं होते। जो फीचर्स हैं वो कहाँ दिखते हैं, इसके बाद की स्टेप में, किसमें, इसके नेक्स्ट स्टेप में। यानी एम्ब्रियो के अंदर अभी आंख नाक मुंह नहीं बने हैं, जाइगोट डेवलप हुआ, ब्लास्टुला मोरुला बने और डेवलपमेंट हुआ तो एम्ब्रियो बना, हाथ पैर ऐसे दिखना स्टार्ट हो गए, लेकिन अभी प्रॉपर आंख नाक मुंह नहीं बने हैं। तो ऐसा सा एक गुच्छा सा बच्चा सा बनना शुरू हो जाता है, इस टाइप का सा, तो इसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। और जब इसके अंदर पूरा दिखना शुरू हो जाए, आंख नाक मुंह सब बनना शुरू हो जाए, हाथ आ जाए, 2 पैर दिखाई देने लग जाए, सारी चीजें बन जाए, तब इसको क्या कहते हैं, डेवलप्ड पार्ट को फीटस। फीटस, फॉइटस नहीं, फीटस। फीटस क्या है, फीटस है जिसमें आपको क्या शो हो जाए, फीचर्स शो हो रहे हो, यानी कि हम कह सकते हैं कि वेल डेवलप्ड बेबी सेल, जिसको फाइनली क्या किया जाएगा, अब ये बेबी हो गया 9 मंथ में, यहाँ प्रिपेयर हो गया पूरा वॉर्म में, तो वेजाइनल पार्ट से, नॉर्मल डिलीवरी जिसे कहा जाता है, वेजाइनल पार्ट से इसे क्या कर दिया जाता है, बर्थ दे दिया जाता है। तो यहाँ पर बेबी को बर्थ दिया जाता है, ये हुआ बेबी का डेवलपमेंट कंप्लीट। आया आप लोगों को समझ में। अब क्या होता है कि जिस टाइम नॉर्मल डिलीवरी होनी है, इट मींस बेबी को बर्थ देना होता है, उस टाइम एक पेन स्टार्ट होता है फीमेल स्टमक
पेट के अंदर यानी कि वॉर्म के अंदर, वो पेन जो है वो हो रहा है इंटरनल यूटेराइन वॉल्स के कारण, यानी कि जो यूट्रस है, जो वॉर्म है, उसके इनर जो वॉल्स हैं वो कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन करना स्टार्ट कर देती है और उस कारण से पेन क्रिएट होता है। वो पेन जो है वो होना जरूरी है फॉर द नॉर्मल डिलीवरी। वो पेन जो है वो ही क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है ताकि पुश किया जा सके किसको, एक बेबी को, किस चीज के लिए, बर्थ देने के लिए। तो फीचर्स को बर्थ देने के लिए कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन होना जरूरी है, किसका, यूटेराइन वॉल्स का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये हुआ फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट ऑफ बेबी। तो फाइनली एक डेवलपमेंट ऑफ बेबी में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा जायगोट जो 2n सेल थी, जिसमें एन और एन फ्यूज होकर जो 2n सेल बनाते हैं उसे जायगोट कहा जाता है। जायगोट मोर डेवलपमेंट शो करता है फिलोपियन ट्यूब में। वो 4 में, फिर 8 में, फिर 16 सेल्स के ग्रुप में डिवाइड होता है, मोरूला बनता है। वो मोरूला कहाँ जाता है? वॉर्म। जब मोरूला वॉर्म में जाता है तो उसके नरिशमेंट के लिए एक कॉर्ड बनती है नेवल टू नेवल, जिसे प्लेसेंटा कहते हैं, और उसका वहां सेट हो जाना इम्प्लांटेशन कहलाता है, गर्भधारण जिसे कहते हैं वो कहलाता है। रेगुलरली नरिश होते होते वो सेल्स जो हैं वो डेवलप होती है, वो डिफ्रेंशिएट होती है, और डिफ्रेंशिएट होते होते वो बनाती है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का मतलब है कि बेबी डेवलप हो रहा है बट अभी प्रॉपरली उसमें क्या नहीं बने हैं, फीचर्स डेवलप नहीं हुए। और जब वो प्रॉपरली फीचर्स को शो करना स्टार्ट कर दें, आंख नाक मुंह कान सब बन जाए, हेयर्स आना स्टार्ट हो जाए, तब जाके वो कहलाता है फीचर्स। इट मींस टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो चुका है और अब बेबी को वेजाइनल पार्ट से नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू क्या दिया जा सकता है, बर्थ दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये हुआ डेवलपमेंट ऑफ अ बेबी सेल जो फर्टिलाइजेशन के बाद में कंप्लीट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए? नेक्स्ट टॉपिक है कि क्या हमेशा ही, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा कि फीमेल प्यूबर्टी स्टेज से ही एग रिलीज स्टार्ट करना स्टार्ट कर देती है, तो उस टाइम रिप्रोडक्शन तो होता नहीं, तो फिर वो एग कहाँ जाते हैं? तो जो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं फीमेल के अंदर वो कहाँ जाते हैं, उसका हम पढ़ते हैं अब। अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल को जो कंप्लीट करेंगे, जो फीमेल्स के अंदर होती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल का मतलब होता है मंथली साइकिल, जिसके अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज यूटेराइन वॉल्स के अंदर हैं, या जितना भी ब्लड जो है उसका वेजाइनल पार्ट से एक्सक्रीशन जो है वो क्या कहलाते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। बट वो होता क्यों है, वो प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसके 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो है अनफर्टिलाइज्ड एग का, और इसी को कहा जाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिसे मंथली साइकिल भी कहा जाता है। अब क्या हुआ, हम लोगों ने अभी जो डेवलपमेंट पढ़ा उसमें हमने क्या पढ़ा, उस डेवलपमेंट में हमने पढ़ा कि एक सेल जो है वो यूट्रस में आई, वो यूट्रस में डेवलप हुई, उसका इम्प्लांटेशन हुआ, इम्प्लांटेशन के थ्रू नरिश हुई। बट जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है जब वो यूट्रस में आता है तो वो डेवलप, वैसे तो बढ़ रहा है लेकिन उसका नरिशमेंट नहीं हो रहा, वो डिफ्रेंशिएशन नहीं शो करता है, उनके अंदर कोई फीचर्स डेवलप नहीं होते। और ये प्रोसेस चलता है लगभग, कईयों में 21 डेज चलता है, कईयों में 23 डेज चलता है, तो नॉर्मली 23 to 25 डेज होता है लगभग। वो सेल जब अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो फिलोपियन ट्यूब से यूट्रस में आ जाता है, तो यूट्रस में आने के बाद में लगभग 21 से 25 दिन तक वो डेवलप होता रहता है, बढ़ता है। तो अब क्या हुआ होगा कि जो यूटेराइन वॉल्स हैं, जब एक अनफर्टिलाइज्ड एग इसमें आ जाएगा तो ये स्वेल अप हो जाती हैं, फूल जाती हैं इस तरीके से, और इसको पैक कर लेती ताकि ये हिले, मूव नहीं करे। और ये धीरे धीरे क्या शो करता है, डेवलपमेंट। अब क्या होता है, लगभग 21 से 25 दिन के अंदर ही क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, क्योंकि नरिश तो हो ही नहीं रहा, अनफर्टिलाइज्ड है ना, ये बर्स्ट हो गया। बर्स्ट होने के बाद में क्या हुआ, इसमें से जितनी भी इम्प्योरिटीज थी और यूट्राइन वॉल वापस से क्या होती है, श्रिंक होती हैं। जब यूट्राइन वॉल्स पीछे जाती हैं तो इनमें से जितना भी ब्लड था और जितनी भी इम्प्योरिटीज थी उसको वेजाइनल पार्ट से एक्सक्रीट किया जाता है। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। वापस रिपीट कर रही हूँ, कोई भी अनफर्टिलाइज्ड एग जब यूट्रस में आता है तो यूट्रस की वॉल्स जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो
यूट्रस की वॉल्स जो हैं वो फूल जाती हैं, उनका एक्सपेंड हो जाना, और फिर कुछ दिनों बाद जब वो एग फट जाता है तो उसका वापस से श्रिंक हो जाना, क्या कहलाता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। बिकॉज इसके अंदर वेजाइनल पार्ट में से जो इम्प्योरिटीज हैं वो, या जो भी ब्लड है वो क्या आता है, बाहर एक्सक्रीट किया जाता है। और ये तब तक होता है जब तक कि बेबी या जो फर्टिलाइज्ड एग है वो नहीं बन जाए। फर्टिलाइज्ड एग अगर यूट्रस में आ रहा है तो फिर तो इम्प्लांटेशन भी होगा, फिर वो फीटस भी बनाएंगे एम्ब्रियो के थ्रू, तो ये सारे प्रोसेसेस तब होते हैं। लेकिन अनफर्टिलाइज्ड एग जब तक रहते हैं तब तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट रहती है। जब बेबी डेवलप हो रहा होता है 6 मंथ, 7th मंथ, 8th 9th मंथ, जितने भी मंथ वो डेवलप हो रहा है, तब तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। बिकॉज तब तक ओवरी एग्स को रिलीज नहीं करती है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। देन अब क्या होना चाहिए, हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद क्या होना चाहिए, हम इसमें अब पढ़ेंगे फेजेस इनकी, जिसमें फेजेस में आपको कोई ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है मैम फेजेस, वर्ड ही ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टफ रहेगा टॉपिक। अब जो हमारा बचता है वो ये कि फेज क्या क्या होती हैं, उसके अंदर फेज कौन कौन सी होनी चाहिए। तो अब हम स्टार्ट करेंगे फेजेस। फेजेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे फेजेस क्या होनी चाहिए, सबसे पहले तो स्पर्म्स और एग का बनना जरूरी है ना। तो इट मीन्स गैमेटोजेनेसिस मीन्स गैमेट्स का फॉर्म होना। गैमेट्स कौन कौन से हैं, फीमेल में एग है और मेल में स्पर्म्स है। फिर उनका होता है फर्टिलाइजेशन, इट मीन्स वो फ्यूज होंगे। अगर वो फ्यूज हो गए तो फिर उनका स्टार्ट होगा डेवलपमेंट, फिर होगा इम्प्लांटेशन, और फिर होगा उनका जो बेबी सेल बनी है उसको बर्थ देने का प्रोसेस। तो आप लोग जब आपकी बुक में रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ फेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन या फेजेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो होंगी वो ये होंगी कि पहले तो स्पर्म्स का और एग का बनना, जिन्हें हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। मैंने आपको शॉर्ट में इसलिए समझा दिया बिकॉज ये आप जब पूरी थ्योरी पढ़ोगे 4-4, 5-5 साइंस की, तो लास्ट मीनिंग ये निकलेगा कि गैमेटोजेनेसिस का मतलब गैमेट्स का फॉर्म होना, मेल में स्पर्म गैमेट बनना और फीमेल में एग्स का डेवलपमेंट। सेकेंड हम पढ़ेंगे जब गैमेट्स बन चुके हैं तो उनका फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन। थर्ड हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन हो गया तो डेवलपमेंट यानी एम्ब्रियो से फीटस तक का डेवलपमेंट जो इम्प्लांटेशन में हो जाएगा प्लेसेंटा के थ्रू, और फिर आएगा उसको बर्थ देना। और जो इसमें आप प्रोसेसेस पढ़ेंगे, जैसे आप लोग इसमें पढ़ेंगे oogenesis का मतलब तो होता है कि एग बन रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म्स बन रहे हैं, वो फर्टिलाइज्ड हो रहे हैं, बेबी सेल डेवलप हो रही है। फिर होता है अकाउचमेंट यानी कि बेबी को बर्थ देना। जो पेन मैंने आपको बताया था जो स्टमक या वॉर्म पोर्शन में स्टार्ट होता है वो अकाउचमेंट कहलाता है। उस अकाउचमेंट के थ्रू क्या किया जाता है, उस बेबी को विजाइनल पार्ट से नॉर्मल डिलीवरी में बर्थ दिया जाता है। तो जो प्रोसेसेस हम पहले पढ़ चुके हैं वही प्रोसेसेस वापस से क्या होंगे, इन फेजेस में डिवाइड कर दिए गए। तो फेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन मैं आपको शॉर्ट में ही लिखूंगी इसको, आपको इनके नोट्स जो बनाने हैं फेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन का, या मैं आपको होमवर्क कॉपी में दूंगी जो आपको होमवर्क कंप्लीट करना है, उसमें आपको ये प्रॉपरली लिखना है। फेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन में सबसे पहले तो क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ गैमेट्स, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट। फिर आएगा जब हो गया है तो फ्यूज करवाना है, तो फ्यूजन मीन्स फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, अब फर्टिलाइजेशन हो गया तो इम्प्लांटेशन, जिसमें आपको प्लेसेंटा और उसकी डेवलपमेंट की थ्योरी मिलेगी। और फोर्थ पॉइंट पे आप इसे एंड कर सकते हैं, दैट इज जो बर्थ दिया जाता है जिसे अकाउचमेंट आप पढ़ेंगे इसमें वो। तो 4 फेजेस होंगी। जब इन 4 फेजेस को आप पढ़ेंगे तो मैं आपको होमवर्क कॉपी जो आपके क्वेश्चंस होंगे नोट्स के लास्ट में उसमें आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है
जो रिप्रोडक्शन टॉपिक है इसमें और कुछ नहीं है, आप जब इसे थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो बस एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला टॉपिक और आपको मिलेगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? हर पर्सन में, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उनमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ का होना जरूरी है। अगर स्टार्टिंग से आपको नरिशमेंट प्रॉपर नहीं मिल रहा तो टेस्टिस प्रॉपरली स्पर्म्स नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं और फीमेल्स जो ओवरीज होती हैं वो एग का डेवलपमेंट नहीं कर पाती। अगर एग डेवलप नहीं हो रहे और स्पर्म्स प्रॉपर डेवलप नहीं हो रहे तो उनमें फर्टिलाइजेशन होगा कैसे? और अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो मे बी जो फीमेल बॉडी है वो प्रॉपरली इतनी कैपेबल नहीं है कि वो उस बेबी को रख पाएगी, उसे नरिश कर पाएगी। तो ये सब कब होता है? जब क्या हो, एक प्रॉपर डाइट ना मिले। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में स्टार्टिंग जो आपको इंट्रो मिलेगा वो सब यही मिलेगा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर जरूरी है कि मेल एंड फीमेल जो हैं उन दोनों का जो बॉडी है, जैसे फीमेल के अंदर एक्स का डेवलपमेंट और मेल के अंदर स्पर्म्स का डेवलपमेंट प्रॉपरली होता रहे। सेकेंड थिंग जो हम देखेंगे, अगर उनका डेवलपमेंट हो रहा है तो मे बी शायद उनमें कोई डिजीजेस जो हैं वो बन सकती हैं। अब डिजीजेस में क्या क्या है, स्पेशली जो हम लोग आपस में सुनते हैं, लाइक एड्स है, जिसमें HIV वायरस जो होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो है, ये एड्स है। आप इसमें गोनेरिया पढ़ेंगे, इसमें आप सिफिलिस पढ़ेंगे, बहुत सारी डिजीजेज हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिट की जाती हैं, यानी STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ऐसी डिजीज जो मेल में है तो वो फीमेल को दे सकता है, और अगर वो फीमेल में है तो मेल में ट्रांसफर कर सकती है बिकॉज ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर वो प्रॉपरली रिप्रोडक्शन के प्रोसेसेस जो उनके अंदर प्रिकॉशंस के बारे में बताया जाता है, अगर वो यूज नहीं लिए जाते हैं तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है और वो किसी भी पर्सन को डिजीजफुल कर सकता है। आप इसमें जो थ्योरी पढ़ेंगे, वैसे आप लोग को बहुत बड़ा पैरा मिलेगा, बहुत लंबा सा एक पेज मिलेगा। उस पेज को जब प्रॉपर पढ़ेंगे तो उसमें यही निकलेगा कि एड्स जो है उससे प्रिक्योर हुआ जा। पहली बात तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लाइक अभी कोरोना का कोई ट्रीटमेंट नहीं, सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है, आप सैनिटाइज करिए बार बार अपने हैंड्स को, आप मास्क यूज लीजिए। एज इट इज जो STDs होती है, यानी सेक्सुअली जो ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, जो मेल से फीमेल या फीमेल से मेल में जा सकती हैं, वो सिर्फ प्रिकॉशंस से ही बची जा सकती हैं। इसमें आपको दो प्रिकॉशंस की थ्योरी मिलेगी, एक आपको मिलेगी मेल प्रिकॉशंस और एक आपको मिलेगी फीमेल प्रिकॉशंस। फर्स्टली मैं आपको फीमेल प्रिकॉशंस के बारे में बताती हूँ। फीमेल्स में होता है CUT लिखा हुआ दिखेगा आपको, जिसे CU किसका सिंबल है? कॉपर का, और इस तरीके से टी मिला जिसे कॉपर टी पढ़ा जाता है। कॉपर टी जो होती है वेजाइनल पार्ट पे सेट कर दिया जाता है इस तरीके से, ये टी शेप का ही होता है, जिससे स्पर्म्स की एंट्रेंस यहाँ पे रुक जाती है और उनके आपस में इंटरमेट होने के बाद में भी जब वो आपस में रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तब भी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। सेकेंड मेल में आता है, जो उनके अंदर लुब्रिकेशन को इंक्रीज करने के लिए यूज लिया जाता है और स्पेशली उनके अंदर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस या इन डिजीजेस को रोकने के लिए भी यूज लिया जाता है। जब आप इस पूरे पैरा को पढ़ेंगे तो स्पेशली आपको सिर्फ एड्स के बारे में मिलेगा, 2-3 डिजीजेस के नेम मिलेंगे, लाइक गोनेरिया होगा और एक सिफिलिस डिजीज होगी, तो एक बार आप इसे अच्छे से पढ़िए। तो दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं आपको होमवर्क कॉपी में कंप्लीट करने के लिए दूंगी, जिनके बारे में मैंने आपको शॉर्ट में डिफाइन किया है। फर्स्ट इज दी रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड सेकंड वन इज दी फेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आज अपना जो लेक्चर था वो यहीं तक है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस क्रिएट हो रहे हैं वो मैं आपको बोर्ड पर लिखवा रही हूँ और साथ में बता दूंगी कि किस तरीके से आपको उनके आंसर्स को कंप्लीट करना है। तो ये हमारा यहाँ पे जो टॉपिक है रिप्रोडक्शन का, ये कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट लेक्चर में जो लेंगे वो होगा नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट सिस्टम होगा वो होगा नर्वस सिस्टम। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो यही दूंगी मैं आपको, डिफाइन द फेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की फेजेस आपको डिफाइन करनी है। सेकंड, डिफाइन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। थर्ड, बहुत लेंदी नहीं लिखना है, बहुत शॉर्ट में ही आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिफाइन करना है, जो आपको पूरा पेज पढ़ने के बाद पूरा समझ में आएगा शॉर्ट में। ठीक है। थर्ड हम इसमें क्या लेंगे? फेजेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ fertilization, and the last one is
define the zygote embryo and fetus. ओके तो इसमें आप फेजेस जो मैंने आपको 4 to 5 पॉइंट्स बताए हैं वो डिफाइन करेंगे, फिर आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो भी आपको थ्योरी समझ आएगी उतना पॉइंट्स, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन में सिर्फ एक फ्लो चार्ट भी बनाएंगे तो बेटर होगा बिकॉज आप ये नोट्स में प्रॉपर लिख चुके हैं. एंड द लास्ट वन इज तीनों की डेफिनेशन, ये आप नोट्स में नहीं लिखे होंगे इसलिए 2n सेल जाइगोट कहलाती है. अनडेवलप्ड सेल जब फीचर्स शो नहीं होते वो सेल्स का बंच एम्ब्रियो कहलाता है, और फीचर्स का मतलब जब वो वेल डेवलप्ड हो चुका है और उसके बाद में उसको बर्थ देने की सिचुएशन पे है वो क्या कहलाता है, फीचर्स कहलाता है. तो इन क्वेश्चंस के आंसर आपकी नोट्स कॉपी में कंप्लीट हो जाने चाहिए. बहुत अच्छे से आपको बेटर, बहुत अच्छी राइटिंग में, ऐसे नहीं सिर्फ टाइम पास करना है, बहुत अच्छी सी राइटिंग में नोट्स, बहुत अच्छी सी राइटिंग में आपके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होने चाहिए, वेल मैनर्ड कॉपी होनी चाहिए आपकी. आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम. तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सेफ रहिए. थैंक यू.